तो जय हिंद भाइयों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यह क्लास 10th के प्रायिकता का सेकंड वीडियो होगा। फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने बिल्कुल जो प्रायिकता का जो सिद्धांत होता है, जो बेसिक चीजें होती है, उसकी हमने बात की है और इसमें कुछ परिभाषाओं को हम लोग जानेंगे ताकि आगे की जो बातें हैं, जो सवाल में जो आने वाली चीजें हैं, वो आपको बिल्कुल तरीका से समझ में आए, सवाल में हम थोड़ा सा भी न फंसे। तो इसके लिए हमें कुछ चीजों को परिभाषित करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रयोग क्या कहते हैं। मतलब प्रायिकता जो क्षेत्र है, प्रायिकता में प्रयोग किसको माना जाता है, व्हाट इज एक्सपेरिमेंट इन प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर आपके सामने लिख दिया गया है, पढ़ पढ़ के हम लोग समझ लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एक सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होते हैं प्रयोग कहलाते हैं। मतलब वह क्रिया हम इसमें प्रयोग मानेंगे, मतलब उस क्रिया को प्रयोग मानेंगे जिसमें कोई रिजल्ट आता हो, मतलब सुपरिभाषित कोई परिणाम हमें मिल जाए, उसी क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे कि यह प्रयोग है। अगर कोई परिणाम नहीं आए, क्रिया हमने किया लेकिन अगर कोई परिणाम नहीं आया तो हम उसको बोलेंगे कि यह कोई प्रयोग ही नहीं है। यानी समझ में आ गया, कोई परिणाम आए तभी प्रयोग मानेंगे। जैसे मान के चलिए हमने कोई पासा फेंका, पासा आप समझ रहे होंगे, तो 4 आ गया, इसका मतलब हम उसको एक्सपेरिमेंट मानेंगे, प्रयोग मानेंगे, क्योंकि घटना तो घट गई, 4 आ गया, ठीक है, कोई परिणाम आ गया। फिर हमने फेंका, 6 आ गया, उसको हम प्रयोग मानेंगे। सिक्का उछाला, हेड आ गया, प्रयोग मानेंगे। लेकिन मान के चलिए पासा को हमने फेंका और कुछ भी नहीं आया। अब कहिएगा ये कैसे संभव, कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा मेरे भाई। कभी कभी नहीं आता, आप खेलोगे कभी कभी टेढ़ वाइले रह जाता है, देखें आप टेढ़ा ही रह जाएगा, तो क्या आप उसको मानते हैं? नहीं मानते हैं। हम फिर से पासा को दोबारा क्या करना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। तो यहां पर भी अगर कोई रिजल्ट नहीं आए मेरे भाई किसी भी क्रिया में, तो उसको हम लोग प्रयोग नहीं मानेंगे। प्रयोग उसी को मानेंगे कि जिसमें कोई परिणाम मिले, रिजल्ट मिले। तो समझ में आ गया। अब चलिए दूसरा समझ लेते हैं, यह है यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये क्या है, तो एक ऐसा प्रयोग को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, यादृच्छिक प्रयोग, कि उसके परिणाम के बारे में हमें पहले से कोई जानकारी नहीं हो कि क्या आएगा, कुछ भी आ सकता हो। मतलब उसके परिणाम के बारे में कोई भी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। तो उस तरह के प्रयोगों को हम लोग बोलते हैं कि यह है यादृच्छिक प्रयोग, यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट। पढ़ सकते हैं ऐसा प्रयोग जिसके परिणाम के बारे में कोई पूर्व घोषणा नहीं की जा सकती है। पहले कोई भी अगर आप घोषणा नहीं कर सकते हो तो उसी तरह के प्रयोग क्या कहलाते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। अब कहेगा कैसे, तो सिक्के का फेंकना भी मेरे भाई क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि फेंकने से पहले आप नहीं बता सकते हैं कि हेड आएगा कि टेल आएगा, ठीक है। बिल्कुल पासा को भी फेंकना क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि क्या परिणाम आएगा इसके बारे में आप पूर्व घोषणा नहीं कर सकते हो, तो वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। और झोली से बॉल ही निकालना, जैसे तरह तरह का बॉल है, मतलब अलग अलग रंगों का बॉल है और आप उसमें से बिना देखे ऐसे रैंडमली आप उसमें से निकाल रहे हो, तो आप बता नहीं सकते कि किस रंग का निकलेगा, तो वो भी एक तरह का यादृच्छिक प्रयोग माना जाएगा। अब आप कहेगा यादृच्छिक प्रयोग कौन नहीं है, तो अब मान के चलिए कि एक ही रंग का बॉल है झोली में, केवल लाल ही है, तो आपको तो मालूम है कि आंख बंद करके निकाले या फिर आंख खोल के निकाले, लाल ही निकलने वाला है। तो इसका मतलब उसका परिणाम आपको पहले से मालूम है, तो वो यादृच्छिक प्रयोग नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया होगा। यादृच्छिक प्रयोग वही कहलाएगा जिसके परिणाम के बारे में हम पहले कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो। समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं घटना किसे कहते हैं, इवेंट। जब कोई प्रयोग किया जाए तो अनुकूल परिणामों के संग्रह को घटना कहा जाता है। यानी जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पासा फेंक रहे हो या सिक्का उछाल रहे हो या कोई भी कार्य हो सकता है, तो जो उसमें जो परिणाम आता है ना मेरे भाई, उसी को घटना कहते हैं। जैसे हमने कोई सिक्का उछाला तो हेड आ गया, तो इसका मतलब हेड की घटना घट गई, यानी हेड एक घटना है। जैसे हमने कोई पासा फेंका तो 4 आ गया, तो 4 वाली घटना घट गई, यानी 4 का आना एक घटना है, 4 एक घटना है, 6 आया एक घटना है। तो समझ में आपको आ गया घटना, कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, तो जो भी परिणाम आता है उसको घटना बोलते हैं। समझ में आ गया घटना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब एक और यहाँ पे स्टार, इसको भी समझ लेते हैं कि लिख रहा है कि, और नीचे कुछ लिखा है जो कि अब ऊपर किया जाएगा तो आपको दिखेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है। किसी भी चीज की घटना के घटित होने की जो प्रायिकता होती है, जो चांस, वो 0 और 1 के बीच होती है। जैसे पासा में भी आप देख लीजिए, 1 का आने का चांस कितना है मेरे भाई, 1 का आने का चांस तो 1/6,
ठीक है, आप फर्स्ट वीडियो देख के समझ लिए होंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 परिणाम है और अनुकूल कितना हुआ 1 और कुल कितना है मेरे भाई 6, तो 1/6 चांस है कि 1 आएगा। 5 का आने का चांस कितना है, तो 5 का आने का चांस कितना है, तो 1/6, क्योंकि 5 अनुकूल परिणामों की संख्या तो एक ही है, क्योंकि 5 एक ही को है मेरे भाई, तो 1/6 5 आने का, सब प्रत्येक आने का चांस 1/6 है। तो मैं आपको बता रहा था कि किसी भी चीज के घटित होने की जो प्रायिकता होती है वो 0 रेख के बीच होती है। तो आप इसको अगर समझ नहीं पा रहे कि 0 रेख के बीच है, तो आप इसको 6 से जब 1 में भाग देंगे तो फिर 0 पॉइंट समथिंग आएगा। चाहे दुनिया में कभी भी कोई भी प्रायिकता जब आप निकालिएगा तो कभी भी आप देखिएगा 0 और 1 के बीच आता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे 0 भी आता है और 1 भी आता है, तो यह एक विशेष स्थिति है कब 0 आएगा और कब 1 आएगा। नहीं तो ज्यादा स्थितियों में क्या होता है, कोई भी प्रायिकता मतलब किसी भी चीज का चांस 0 और 1 के बीच ही आएगा। तो इसलिए लिख दिया गया है किसी घटना की जो प्रायिकता होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच ही आती है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं संप्रायिक घटनाएं, इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या है। तो संप्रायिक घटना किसको बोलते हैं, तो वैसा प्रयोग जिसमें जो भी घटना घटने वाली है, जो भी परिणाम आने वाले हैं, सबके आने के चांसेस बराबर हो, सबके आने की प्रायिकता बराबर हो, सबकी आने की संभावना बराबर हो। समझ में आपको आ गया। उसी तरह के प्रयोग को हम लोग बोलेंगे क्या, तो संप्रायिक घटनाएं, मतलब उसी तरह की घटनाएं बोलेंगे संप्रायिक घटनाएं, जिसमें सभी को घटने के चांसेस बराबर हो। जैसे अगर सिक्का उछाला गया तो हेड का आने का कितना चांस है, तो हेड एगो है, अनुकूल परिणामों की संख्या 1, और कुल कितना है, तो हेड टेल मिला के 2 है, तो इसका मतलब कुल 2, यानी प्रायिकता का जो सिद्धांत होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, तो 1/2। हेड का आने का चांस 1/2। मेरे भाई टेल का आने का चांस क्या है, तो टेल भी कितना है 1, और टोटल कितना है कुल परिणाम, तो 2, यानी टेल का भी आने का चांस है 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1/2 भी मतलब हेड का भी आने का चांस है और 1/2 टेल का भी आने का चांस है, यानी दोनों का आने का चांस मतलब समान है। इसका मतलब सिक्के का उछालना एक क्या है, संप्रायिक घटना है। समझ में आ गया। पासे का फेंकना एक संप्रायिक घटना है, क्या सोचिए, आइए चेक कर लेते हैं। आपको तो मालूम है पासे के फेंकने में परिणाम आते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो मेरे भाई आप बताइए 3 का आने का चांस, तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल 3 कब है, अनुकूल परिणाम कितना हुआ, तो 1 हुआ, 1 बटा कुल परिणाम 6। 2 आने का चांस 1/6। 4 आने का चांस, तो 4 कब है मेरे भाई, एगो, अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल, यानी 1/6। यानी क्या देख रहे हैं, सबके आने के चांसेस बराबर है। सबके आने के चांसेस क्या है, जो भी आप लूडो खेलते हैं उसमें सबके आने के चांसेस बराबर होते हैं, यानी लूडो का खेल चाहे पासे का फेंकना भी क्या है मेरे भाई, एक संप्रायिक घटना है। तो समझ में आ गया, सबके आने के चांसेस अगर क्या हो, बराबर हो, तो वो एक संप्रायिक घटना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो कौन संप्रायिक घटना नहीं है, तो जरा उसको भी समझ लिया जाए। जैसे मान के चलिए फिर हम एक झोला बनाते हैं, देख लीजिएगा, मान के चलिए ये झोला है, ठीक, तो मैंने बाल्टी बना दिया भाई, कोई बात नहीं, ड्राइंग से ज़्यादा मतलब नहीं, ये एक झोला बना दिया मैंने, और मान के चलिए इसमें मैंने बॉल रख दिया, बॉल, ये अपारदर्शी झोला है, ऐसे समझिए। हम यहाँ पर लिख देते हैं आर फॉर रेड, देखते रहिएगा 1 2 3 4, रेड कितने बॉल हैं, 4। यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ बॉलों पे जी फॉर ग्रीन, तो ग्रीन मैंने कितना ले लिया, जी, तो ये 3, और बाकी सब ब्लैक ले लेते हैं, बी 1 2 3 4 5, यानी ब्लैक कितना है, बी फॉर ब्लैक, ये है 5। अब आप बताइए कि ग्रीन का आने का चांस क्या है, मतलब रेंडमली अगर हम निकाले इस बैग से कोई भी बॉल, तो कितना चांस है कि ग्रीन आएगा, यानी ग्रीन आने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, तो ग्रीन कितना है मेरे भाई, 3, और कुल कितना है, तो जोड़ लीजिए 5 4 9 3 12, यानी कुल है 12, यानी 3/12 चांस है कि ग्रीन बॉल निकलेगा। अब आइए रेड बॉल निकलेगा, इसकी क्या चांस है, तो 4/12, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल। तो हम क्या देख रहे हैं, ग्रीन निकलने का चांस कुछ और है और रेड निकलने का चांस कुछ और है, मतलब दोनों की प्रायिकता अलग अलग है। इसका मतलब यह घटना एक संप्रायिक, चाहे यह प्रयोग एक संप्रायिक घटना नहीं है। समझ में आ गया। सिक्के का उछालना और पासे का फेंकना एक संप्रायिक है, और ये इस झोली से बॉल निकालना संप्रायिक घटना नहीं है।
समझ में आ गया होगा। संप्रायिक घटना है सिक्के उछालना, तो अभी तो क्या होता है मेरे भाई, उसे टॉस होता है, क्योंकि सब हेड के आने के जितने चांसेस है उतना ही चांस है क्या आने का, तो उतना ही चांस है टेल आने का, इसीलिए उसे टॉस जाता है। और दोनों जो टीम है वो इस बात को मान लेती है कि चलिए हेड आया तो आप बैटिंग कीजिए, टेल आएगा तो हम बैटिंग करेंगे, इस बात को मान के चलती है। ठीक है, इसीलिए संप्रायिक घटना होने के चलते उसे गेम शुरू किया जा सकता है। क्या सोचिए, इससे गेम शुरू किया जा सकता है। अब आप कहिएगा 3 बॉल है, मान के चलिए 2 ही बॉल लेते हैं, इसमें से ग्रीन हटा लेते हैं, मैंने ब्लैक हटा दिया, तो मान के चलिए ब्लैक 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 हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे था रेड 1 2 3, रेड 4 है, एक और रेड ले लेते हैं, 1 2 3 4, 4 तो है ही, और ब्लैक इधर हटा दे। ग्रीन कितना है, तो ग्रीन है मेरे भाई 3, 1 2 3 है। ठीक है, मैंने ब्लैक हटा दिया। अब आप सोचिए 2 ही तरह के बॉल है, क्या इसे गेम शुरू किया जा सकता है। मान चलिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा है और उसको बोला गया कि चलिए एक झोला में बॉल है और इसमें रेड है 4 मतलब और ग्रीन है 3, और एक व्यक्ति को बुलाया गया और उसके आंखों पर पट्टी बांध के बोला गया इसमें से निकालो। हिंदुस्तान को बोला गया तुम अपना बॉल चूज कर लो, पाकिस्तान वाले भाई को बोला गया भाई तुम अपना बॉल चूज कर लीजिए। तो हिंदुस्तान ने अगर रेड बॉल चूज किया और पाकिस्तान ने अगर ग्रीन बॉल चूज किया, तो समझ सकते हैं क्या वो गेम शुरू हो सकता है। वो बॉल निकालेगा तो ज्यादा चांस है रेड निकलने का, क्योंकि रेड कितना है, ज्यादा है, 4 को है, उसकी प्रायिकता है 4 बटा अब तो हो गया 7 है ना, तो 4 बटा 7 अनुकूल बटा कुल, और ग्रीन का आने का है 3 बटा 7। पाकिस्तान मानेगा इस बात को? मेरे भाई सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं, वो नहीं मानेंगे, यानी से गेम शुरू नहीं हो सकता है, झगड़ा हो जाएगा मेरे भाई। कहने का मतलब है कि संप्रायिक घटना नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको संप्रायिक घटना समझ में आ गया होगा, वैसी घटना जिसमें जो भी परिणाम है सबको घटित होने के चांसेस बराबर हो। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो प्रतिदर्श समष्टि क्या है, तो जो भी हम प्रयोग करते हैं तो प्रयोग के दौरान जितने भी परिणाम आने वाले हैं उसके संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श समष्टि। फिर से सुन लीजिएगा, आइए एक बार पढ़ के समझ ले। जब कोई प्रयोग किया जाता है, कोई भी सिक्का उछाला गया या फिर पासा फेंका गया या फिर झोली से बॉल निकाला गया, कोई भी, तो जब भी कोई प्रयोग किया जाता है तो उस प्रयोग से प्राप्त होने वाले सभी संभव परिणामों के समूचे को, समूचे यहां पर एक शब्द है, घबराएंगे नहीं, समूचे का मतलब होता है संग्रह, ग्रुप, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रयोग के लिए प्रतिदर्श समष्टि, उसी पूरे परिणाम के संग्रह को। जैसे अगर मान चलिए सिक्का उछाला गया तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी, तो मेरे भाई हेड आता है और टेल आता है, 2 ही रिजल्ट आते हैं, 2 ही परिणाम, तो इसी को ये मजला कोष्ठ के अंदर बंद कर देते हैं, तो यही हुआ समुच्चय परिणामों का, तो इसी को बोलेंगे प्रतिदर्श समष्टि। सिक्का उछाला जाए तो यही है उसका प्रतिदर्श समष्टि। समझ में आ गया। फिर अगर लूडो फेंका मतलब पासा फेंका जाए तो उसका प्रतिदर्श समष्टि क्या है, तो जितने परिणाम आते हैं उसके समुच्चय को, तो परिणाम कितने आते हैं, तो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, इसी के संग्रह को, इसी के ग्रुप को जब लिख देंगे और कोष्ठ के अंदर बंद कर देंगे तो इसी को बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि, यानी सैंपल स्पेस। तो सिक्का उछालने का सैंपल स्पेस ये है और पासा फेंकेंगे तो उसका सैंपल स्पेस यह है। समझ में आ गया होगा प्रतिदर्श समष्टि। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, और एक और यहाँ पे बात लिखा है, प्रतिदर्श समष्टि या प्रायिकता समष्टि, मतलब प्रतिदर्श समष्टि भी बोलते हैं या फिर प्रायिकता मतलब समष्टि भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी स्पेस या फिर सैंपल स्पेस, ये सेम बात है। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं विविक्त प्रतिदर्श समष्टि। विविक्त प्रतिदर्श समष्टि क्या है मेरे भाई, तो वैसा जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो, विविक्त प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। परिमित हो यानी मतलब निश्चित हो कि उसमें इतने ही अवयव हैं, इतने ही परिणाम है। जैसे इसमें निश्चित है कि 2 है, इसमें निश्चित है कि 6 ही है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें अनिश्चित होते हैं, तो जिसमें अनिश्चित होते हैं उसको हम लोग विविक्त प्रतिदर्श समष्टि नहीं बोलेंगे। तो समझ में आ गया, विविक्त प्रतिदर्श समष्टि का मतलब कि वैसे जिसमें अवयव, इस प्रत्येक को हम लोग अवयव बोलते हैं, तो उसमें अवयवों की जो संख्या हो, अवयवों की जो संख्या वो क्या होनी चाहिए, परिमित होनी चाहिए, यानी निश्चित होनी चाहिए कि कितने हैं, 10 है कि 5 है, निश्चित होना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलेंगे विविक्त प्रतिदर्श समष्टि, और जिसमें निश्चित नहीं होगा अवयव उसको हम लोग विविक्त प्रतिदर्श समष्टि नहीं कहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा विविक्त प्रतिदर्श समष्टि। अब बढ़ जाते हैं आगे। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं प्रतिदर्श बिंदु या घटना बिंदु।
प्रतिदर्श बिंदु या घटना बिंदु। प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों को प्रतिदर्श बिंदु या घटना बिंदु कहते हैं। प्रतिदर्श समष्टि जो अभी हमने देखा कि जैसे लूडो के लिए 1 2 3 4 5 6 यही है प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है। तो प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों को, जैसे 1 है 2 है 3 है 4 इसके अवयव हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्येक को घटना बिंदु या फिर प्रतिदर्श बिंदु। समझ में आपको आ गया। प्रतिदर्श बिंदु 2 क्या है, प्रतिदर्श बिंदु, 2 क्या है, घटना बिंदु, 4 क्या है, घटना बिंदु, प्रतिदर्श बिंदु। तो प्रत्येक अवयवों को प्रतिदर्श बिंदु या घटना बिंदु कहते हैं। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि सरल या सामान्य घटना, सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट, ये क्या होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा उप समुच्चय को समझना पड़ेगा। तो उप समुच्चय क्या होता है मेरे भाई, तो मान के चलिए हम कोई समुच्चय लिखते हैं, जैसे पासा वाला ही अगर हम समुच्चय लिखें तो 1 2 3 4 5 6 ये समुच्चय है एक, इसको हम ए बोल देते हैं। मान के चलिए हमने कोई बी समुच्चय लिखा 2 4 6, ठीक है, ये एक बी समुच्चय लिखा। तो क्या देख रहे हैं आप, तो बी समुच्चय के प्रत्येक अवयव जो हैं ये सब ए समुच्चय में पाए जा रहे हैं। देख लीजिएगा 2 4 6 2 4 6। तो अगर किसी समुच्चय के सभी अवयव किसी दूसरे समुच्चय में अगर पाए जा रहे हो ना, तो ये वाला जो समुच्चय होता है इसका उप समुच्चय कहलाता है। जैसे बी का सारा अवयव ए में पाया गया, यानी बी जो समुच्चय है ए का उप समुच्चय। ये बात आपको समझ में आ गया। अब चलिए आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। वह घटना जिसको सूचित करने वाले उप समुच्चयों में, वह घटना, उप समुच्चय आप समझ गए, वह घटना जिसको सूचित करने वाले उप समुच्चयों में प्रतिदर्श समष्टि का केवल एक अवयव हो, सरल या सामान्य घटना कहलाती है। अगर एक ही अवयव हो उप समुच्चय में, एक ही अवयव हो मेरे भाई, जैसे इसमें तो 3 है, तो अगर उप समुच्चय में एक ही अवयव हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी उप समुच्चय को क्या बोलते हैं, सरल या सामान्य घटना। सरल या सामान्य घटना, फिर से जरा समझ लीजिए, वह घटना जिसको सूचित करने वाले उप समुच्चयों में प्रतिदर्श समष्टि का केवल एक ही अवयव हो, जैसे ये मतलब 3 अवयव को सूचित कर रहा है। हो सकता है कि ऐसे उप समुच्चय हो, जैसे 4 भी क्या है, हम इसको सी मान ले, तो 4 की घटना घटी, फेंकने से 4 आया, तो ये इसका उप समुच्चय है और इसमें एक ही अवयव है। इसका मतलब ये जो है इसका क्या कहलाएगा, सरल या सामान्य घटना कहलाएगा। समझ में आपको आ गया, सरल या सामान्य घटना, एक ही अवयव हो उप समुच्चय में तो उसी को बोलते हैं सरल या सामान्य घटना। अब चलिए अब पढ़ लेते हैं मिश्र घटना यानी मिक्स्ड इवेंट। वह घटना जिसको सूचित करने वाले उप समुच्चय, मतलब वह घटना जिसको जो उप समुच्चय सूचित कर रहा है ना, जैसे ये सूचित कर रहा है कि 4 आया, तो वह घटना जिसमें सूचित करने वाले जो उप समुच्चय हैं उसमें प्रतिदर्श समष्टि के एक से अधिक अवयव हो। जैसे अभी हम लिखे थे 2 4 6 वाला जो लिखे थे, ये जो उप समुच्चय है ये सूचित कर रहा है कि 2 4 6 में से कोई भी आ सकता है। तो ये जो है मेरे भाई, यही है मिश्र घटना और ये जो है ये है सरल घटना। तो समझ में आ गया होगा दोनों एक साथ कि अगर एक अवयव हो उप समुच्चय में तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, सरल या सामान्य घटना, और जब एक से अधिक हो तो उसको बोलेंगे मिश्र घटना यानी मिक्स्ड इवेंट। अब आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं जो लास्ट है पूरक घटना, कंप्लीमेंट्री इवेंट्स। तो क्या है, एक प्रयोग में किसी घटना का नहीं होना, यानी किसी एक्सपेरिमेंट में, किसी प्रयोग में घटना का नहीं घटना, उसका क्या कहलाता है, पूरक घटना कहलाता है। आइए समझा जाए, पासे को लेकर समझते हैं क्योंकि वो बड़ा जरूरी है। मान के चलिए 1 2 3 4 5 6, आपको तो मालूम है कि यह सब परिणाम है जो घटता है कब, जब हम किसी पासे को फेंकते हैं तब। अब चलिए तो आपसे फिर पूछे मेरे भाई 5 की आने की प्रायिकता, 5 के आने का चांस, 5 का आने का संभावना, तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल, यानी 5 का है अनुकूल 1/6, ये सब हम जान चुके हैं। 4 का आने का चांस तो 1/6, ठीक है। अब कोई आपसे पूछे कि 5 का नहीं आने का चांस, 5 का नहीं आने का चांस क्या है, माने 5 का नहीं आने की प्रायिकता, जैसे 5 के आने की प्रायिकता, फेंकने से 5 आएगा, इसकी क्या प्रायिकता, तो 1/6, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। 5 का नहीं आने की प्रायिकता, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, 5 का नहीं आने की प्रायिकता, तो सोचो कि अनुकूल परिणाम कितना हुआ, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या ही तो प्रायिकता होता है। तो 5 का नहीं आने में अनुकूल परिणाम कितना हुआ, तो सुन लो, अगर फेंका गया और 1 आ गया तो 5 नहीं आया,
2 भी आ गया तो 5 नहीं आया, 3 आ गया तो 5 नहीं आया, 4 आ गया तो 5 नहीं आया, 5 आ गया तो 5 आया तो हटा लेते हैं, 6 आ गया तो 5 नहीं आया, यानी 5 को छोड़कर कोई भी आ गया तो 5 तो नहीं आया। इसका मतलब कि अनुकूल परिणामों की संख्या 5, ध्यान दीजिएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या 5। ठीक है, देख मेरे भाई, अब 5 आने का चांस 1/6, क्योंकि 5 एक ही है, लेकिन 5 नहीं आने का चांस 5/6, क्योंकि भाई 5 आ जाएगा तो इसका मतलब 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो 5 नहीं आने की प्रायिकता 5/6। समझ में आपको आ गया होगा। तो किसी घटना का नहीं घटने की प्रायिकता को, इसी को बोलते हैं पूरक घटना। जैसे 5 के घटने की प्रायिकता 1/6 और उसका पूरक घटना यानी उसके नहीं घटने की प्रायिकता 5/6। समझ में आपको आ गया। एक बार और समझते हैं। 3 का आने की प्रायिकता तो 1/6। 3 के नहीं आने की प्रायिकता तो 3 कब नहीं आएगा? जब 1 2 4 5 6 आएगा। जब 1 2 4 5 6 आएगा तो 3 नहीं आएगा। यानी इस बार अनुकूल कितना हो गया मेरे भाई? तो अनुकूल फिर हो गया 5 और 5/6, यानी 3 के आने की प्रायिकता 1/6 और 3 के नहीं आने की प्रायिकता मेरे भाई कितना तो 5/6। समझ में आपको आ गया होगा। तो 3 के आने की प्रायिकता और इसी घटना को नहीं घटने, माने 3 को नहीं घटने की प्रायिकता को ही इसकी पूरक घटना बोलते हैं। यानी पूरक घटना है 3 का कितना? 5/6। समझ में आ गया? समझ में आपको आ गया? इसका भी है 5/6। अब एक झोली वाला एग्जांपल से समझ लेते हैं। जल्दी जल्दी फिर से एक हम झोली बना लेते हैं। ठीक है, मान के चलिए यह एक झोली है, इसमें फिर हम कुछ बॉल ले लेते हैं और 2 ही तरह के लेते हैं, आर 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 फॉर रेड। तो 1 2 3 4 एक और ले लिए 5 और बाकी जो बचा उसको हम डब्लू लिख लेते हैं। डब्लू फॉर वाइट, डब्लू लिखते रहिएगा। 1 2 3 4 5 6। तो हमने 6 के क्या ले लिया? व्हाइट बॉल और 5 रेड बॉल इसमें डाल दिया, अच्छा तरीके से फेंट दिया गया। अब इसमें से निकालते हैं। अब देखिएगा 5 के आने का चांस, 5 के आने का चांस कितना है? सॉरी, रेड का आने का चांस, तो रेड तो 5 है यानी 5/11। सब मिला के मेरे भाई 11 है कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल कितना है देखते रहिएगा, तो 5। व्हाइट आने का चांस, अगर बॉल निकालेंगे तो व्हाइट आएगा, इसका चांस तो 6/11, क्योंकि व्हाइट कितने हैं? 6 हैं और कुल कितने हैं? 11। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे 5 के नहीं आने का चांस, सॉरी बार बार बोल रहे हैं 5 का, रेड का नहीं आने का चांस, रेड का निकालेंगे तो रेड नहीं आएगा, इसका क्या प्रायिकता है? तो रेड कब नहीं आएगा? तो जब व्हाइट आएगा उस समय रेड नहीं आएगा, यानी ये हो जाएगा। और रेड व्हाइट तो कितने हैं? 6, यानी 6/11 है वो है रेड के नहीं आने का चांस, नहीं आने की प्रायिकता। मेरे भाई रेड के आने की प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या 5/11। रेड के नहीं आने की प्रायिकता का मतलब व्हाइट के आने की प्रायिकता। देख लीजिएगा मेरे भाई, तो समझ में आ गया 6/11। इससे आपको ज्यादा समझ में आया होगा। तो किसी घटना को घटित होने और उसी घटना को नहीं घटित होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसका पूरक घटना बोलते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है। और एक स्टार है इसमें, किसी घटना तथा उसकी पूरक घटना की प्रायिकताओं का योग क्या होता है मेरे भाई? 1। किसी भी घटना का घटित होने और उसी घटना को घटित नहीं होने की दोनों की जो प्रायिकताएं होती है उसका सम कितना होता है? उसका योग 1 होता है। जैसे 3 का आने का चांस 1/6, 3 का नहीं आने का चांस 5/6, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 6/6 और कट के हो जाएगा 1। देख लीजिए, पीई नॉट, इसको पीई नॉट बोल देते हैं। पीई के मतलब घटने का प्रायिकता, पीई डैश का मतलब नहीं घटने की प्रायिकता। तो किसी घटना को घटित होने और उसी घटना को घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। देख सकते हैं, यहां पर भी देख सकते हैं। रेड का आने का चांस 5/11, रेड का नहीं आने का चांस 6/11। तो दोनों को जोड़ देंगे ना मेरे भाई, 5/11 और 6/11 तो हो जाएगा 11/11 और कट के 1। समझ में आपको आ गया होगा। तो किसी भी घटना को घटित होने और उसी घटना को घटित नहीं होने दोनों की प्रायिकताओं का योग क्या होता है? 1 होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो किसी तरह का अगर परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में हम लोग। तब तक के लिए गुड बाय।